हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एज वर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 टिड्डा। टिड्डे की संरचना पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, उसका जीवन चक्र और उसका कृषि में महत्व। ठीक है, मतलब कि ग्रास हॉपर की स्ट्रक्चर, उसका लाइफ साइकिल एंड उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंस इन एग्रीकल्चर ऑफ ग्रास हॉपर। ठीक है, वैसे टिड्डा हम चैप्टर 3 में भी डिस्कस किए थे, लेकिन वहाँ पे जो टिड्डा डिस्कस किया था वो थोड़ा सा ही हमने डिस्कस किया था और उसमें भी मेनली हमने टिड्डी के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो टिड्डा है उसका परिचय या इंट्रोडक्शन। तो देखो, सबसे पहली बात करें हम तो टिड्डा एक कीट होता है जिसको कहाँ रखा जाता है, ऑर्थोपोडा संघ। ऑर्थोपोडा संघ की वर्ग इंसेक्टा में। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका वर्गीकरण ही कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम वर्गीकरण देखें इसका, तो वर्गीकरण देखो, वर्गीकरण में हम 7 कैटेगरियां लिखते हैं। सबसे पहले जगत लिखते हैं, जगत किंगडम, फिर लिखते हैं संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश एंड जाति। ये 7 कैटेगरियां हम लिखते हैं वर्गीकरण में। तो ये सातों कैटेगरियों के नेम हम लिख रहे हैं। टिड्डे का जो जगत होगा वो होगा एनिमेलिया, क्योंकि एक तरह का जंतु ये एनिमेलिया जगत या जंतु जगत भी आप इसको बोल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, और संघ की बात करें तो ऑर्थ्रोपोडा। ओके, एंड वर्ग इंसेक्टा, इंसेक्टा या फिर कीट वर्ग। गण की बात करें तो गण या ऑर्डर इसका होगा ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा। और कुल की बात करें तो एक्रिडिडी, एक्रिडिडी। और वंश, यहां पर हम जो टिड्डा पढ़ रहे हैं वो खरीफ का टिड्डा है, और यहां पर टिड्डे का जो वंश होगा वो होगा हीरोग्लाइपस, हीरोग्लाइपस। और इस हीरोग्लाइपस की बात करें तो यहां पर हीरोग्लाइपस की 2 जातियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम। ठीक है, एक तो है हमारे पास बेनियन और दूसरी हम निग्रो रिप्लेट्रस। ठीक है, तो यहां पर हम कोई सी भी एक जाति लिख लेते हैं, जैसे कि हम बेनियन लिख लेते हैं, बेनियन। ठीक है ना, मतलब कि हम 2 प्रजातियों के बारे में यहां पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। प्रजाति नंबर 1 की बात करें तो इस चैप्टर में हम 2 प्रजातियों का डिस्कशन करेंगे। प्रजाति है जो 1 है वो है हीरोग्लाइपस बेनियन। तो आपसे टिड्डे का वैज्ञानिक नाम पूछे जाए तो आप लिख सकते हो हीरोग्लाइपस, या हीरोग्लाइपस भी बोलते हैं इसको, हीरोग्लाइपस बेनियन। ठीक है, या फिर इसकी प्रजाति नंबर 2 का भी नेम आप लिख सकते हो, वंश सेम ही रहेगा, हीरोग्लाइपस निग्रो रेप्लिट्रस, निग्रो रेप्लिट्रस। ठीक है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो इसकी वैज्ञानिक नाम में। दोनों ही वैज्ञानिक नाम है इसके, कोई सा भी एक लिख सकते हो। जब आपसे पूछा जाए कि टिड्डे का वैज्ञानिक नाम बताइए तो आप कोई सा भी एक लिख सकते हो। आप लिख सकते हो हीरोग्लाइपस बेनियन या फिर आप लिख सकते हो हीरोग्लाइपस निग्रो रेप्लिट्रस। ठीक है, दोनों नेम को, वंशीय नाम को और जाति नाम को या जाति सूचक पद को, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। ये बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि इसी को भूल जाते। जबकि हमने 11th क्लास में रूल पढ़े वैज्ञानिक नाम लिखने के, जब भी वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखा जाता है तो वंशीय नाम और जाति सूचक पद दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है। याद है ना आपको? ठीक है, उसके बाद में और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मान लो ये वर्गीकरण हमारा फर्स्ट पॉइंट है और वैज्ञानिक नाम सेकंड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम पॉइंट वाइज इसका डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बात करें हम थर्ड पॉइंट की, तो ये जो टिड्डा है हमारा, ये टिड्डा हमारी जो फसलें हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है ना। तो फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट, नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। ये फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है।
ठीक है। अब देखो ये वैसे तो ये वर्ष भर सक्रिय रहता है, लेकिन उसमें से भी वर्षा ऋतु की जो फसलें हैं उसमें ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाती है? खरीफ की फसलें। तो कुल मिला के बात ये है कि ये खरीफ की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हम सीधा सीधा इसको कहेंगे खरीफ का टिड्डा। क्या कहेंगे? खरीफ का टिड्डा, ठीक है ना। तो ये वर्षा ऋतु में या वर्षा ऋतु की फसलों को कंपैरेटिवली अधिक नुकसान पहुंचाता है, अधिक नुकसान पहुंचाता है। और आपको पता है कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाती है? खरीफ की फसलें। इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम? खरीफ का टिड्डा। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है। खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। खरीफ का टिड्डा जो हेरोग्लाइपस बेनियन है हमारा, या फिर हेरोग्लाइपस निग्रोरेप्लिट्रस है, इसको क्या कहा जाता है? खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें यहां पर, तो ये टिड्डा शाक भक्षी कीट होता है। शाक भक्षी कीट। शाक भक्षी कीट मतलब कि पौधे के भागों को खाएगा। ये शाक का मतलब होता है पादप, छोटे शाकीय पौधे, उनके कोमल पत्तियों को और कोमल तने को। तो कोमल पत्तियों और तने को खाता है, तने का भक्षण करता है और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो ये किसको खाता है? पौधों को खाता है। क्या जंतुओं को खाएगा? कि ये नहीं खाएगा, केवल पौधों को खाएगा, और पौधों में भी ये कोमल पत्तियों और कोमल तने को खाएगा। क्या जड़ को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इस टिड्डे की, तो टिड्डे के बारे में पांचवा पॉइंट, ये संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। इसका रंग भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है, रंग की बात नहीं कर रहे हैं। इस पर इसके शरीर पर धब्बे उपस्थित हो सकते हैं। इसके शरीर पर विभिन्न रंगों के क्या हो सकते हैं? धब्बे, रंगों के धब्बे, डॉट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, धब्बे पाए जाते हैं। याद रखना, टिड्डे के शरीर पर विभिन्न रंगों के धब्बे पाए जाते हैं, है ना। डिफरेंट हो सकते हैं कोई सा भी। क्या टिड्डे में अंतःकंकाल होगा? नहीं, कोई से भी कीट में अंतःकंकाल नहीं होता। अंतःकंकाल बना होता है अस्थियों का, ठीक है। तो कोई से भी कीट में नहीं होता, चाहे टिड्डा हो चाहे अदर कोई भी कीट हो, है ना। तो यहां पर अंतःकंकाल अनुपस्थित होगा, लेकिन बाह्य कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल, ठीक है। और ये बाह्य कंकाल क्या करेगा? इसके शरीर को चारों ओर से घेरे हुए रहता है, एक्सोस्केलेटन। और ये किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, ठीक है। बाह्य कंकाल उपस्थित होता है इसमें, बाह्य कंकाल जो किसका बना होता है? काइटिन का। किसका बना हुआ है बाह्य कंकाल? आपको याद रखना है, काइटिन का बना होता है, ठीक है ना। काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है टिड्डे में, याद रखोगे ना। ओके, इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसकी बाह्य आकारिकी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो टिड्डे की बाह्य आकारिकी को समझने के लिए हम टिड्डे का एक डायग्राम बनाएंगे, है ना, नामांकित चित्र। तो देखो, जो टिड्डे का शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला भाग, इसके शरीर का सबसे पहला भाग क्या कहलाता है? इसके शरीर का सबसे पहला भाग कहलाता है सिर। क्या कहलाता है? सिर। और ये इसका सिर है, और ये सिर पर पाई जा रही है एक जोड़ी नेत्र। क्या पाए जा रहे हैं? एक जोड़ी नेत्र, ठीक है। और सिर के अगला वाला भाग, ये वाला भाग है इसका वक्ष, ठीक है ना। सिर से जुड़ा हुआ अगला भाग क्या कहलाता है? इसका वक्ष कहलाता है। और वक्ष से जुड़ा रहता है अंतिम भाग इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं? उदर कहते हैं। ये उदर भी लगभग 8-9 या कुछ बुक्स में 9-10 भी लिखा हुआ है, तो लगभग 9 या 10 खंडों में बटा होता है।
ठीक है ना। मादा का उदर थोड़ा लंबा होता है और नर का छोटा होता है। हम ये एक कॉमन डायग्राम बना रहे हैं, ये उदर खंडों में बटा होता है, तो खंड भी बना देते हैं हम इसके 4 5 6 7 8 9 बने हैं यहाँ पर, है ना। तो आपको भी इतने बनाना है। अब देखो इसके सिर में क्या क्या होता है। सबसे पहले सिर की बात करते हैं। ये सिर है, ये वक्ष है एंड ये उदर है, ठीक है। सबसे पहले सिर की बात करते हैं। तो ये सिर में एक जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी एंटीना। ये ऊपर की ओर देख सकते हो आप, इस तरह की डंडी समान संरचना, जो एक लेफ्ट साइड से निकल रहती है और दूसरी राइट साइड से। इनको एंटीना बोल सकते हो आप या श्रृंगिकाएं बोल सकते हो। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। जब दो लिखने के बजाय आप एक जोड़ी लिखोगे तो अच्छा है, क्योंकि जोड़ी का मतलब होता है समान तरह की, है ना। तो एक जोड़ी एंटीना होती है। एंटीना को आप श्रृंगिकाएं भी बोल सकते हो या श्रृंगिकाएं। ठीक है ना। एक जोड़ी एंटीना या श्रृंगिकाएं होती है। उसके अलावा हम बात करें तो यहां पर नेत्र उपस्थित होते हैं। ये भी कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। और नेत्रों के बीच में क्या उपस्थित होते हैं? उपनेत्र उपस्थित होते हैं। नेत्रों के ऊपर, जस्ट ऊपर क्या होते हैं? उपनेत्र होते हैं। और सिर के निचले भाग में, इस जगह पर, यहां पर इसमें मुखांग पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से ये क्या करता है? भोजन को काटता है, चबाता है। तो यहां पर मुखांग या मुख पाया जाता है। मुख भी लिख सकते हो आप, मुखांग भी लिख सकते हो। यह मुख निचली सतह पर पाया जाता है। अधोमुखी प्रकार का मुख है टिड्डे का, ठीक है ना। ये सिर की बात कर ली हमने। सिर पे क्या क्या है? एक जोड़ी एंटीना या श्रृंगिकाएं, एक जोड़ी नेत्र, और उन नेत्रों पर पाए जा रहे उपनेत्र, ठीक है। और निचली सतह पर, इसकी निचली सतह पर क्या पाया जा रहा है? मुख पाया जा रहा है, ठीक है। ये टिड्डे के सिर की बात कर ली हमने। ये यहां पे बना देता हूं मैं सिर। ये इसका सिर है, चलो यहां लिख देता हूं। ये इसका सिर वाला भाग है, सिर, ठीक है। दूसरा है इसका वक्ष। अब वक्ष की बात करें तो वक्ष खुद भी कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। अग्रवक्ष, प्रोथोर, मध्य वक्ष। कितने भागों में बटा होता है वक्ष? 3 भागों में। अग्र, मध्य और पश्च, तो 3 भागों में बटा होता है इसका वक्ष। आपको यह भी याद रखना है कि वक्षीय भाग इसका टिड्डे का 3 भागों में बटा होता है। अग्र, मध्य और पश्च, ये वक्ष हो गया। और अंतिम भाग टिड्डे का ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उदर। क्या कहलाएगा? उदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहां पर इसके वक्षीय भाग की। तो वक्षीय भाग में क्या क्या होता है? एक तो इसके पैर होते हैं। वक्षीय भाग के निचली सतह से टिड्डे के पैर निकलते हैं और इसमें 3 जोड़ी पैर या टांगे पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी, है ना। तो देखो ये किस तरह से निकलती है। तो जैसे देखो ये पहले जोड़ी टांगे है इसकी, तो टांगे भी आपको बनाते समय बिल्कुल ध्यान से बनाना है, क्योंकि इसकी टांगे 5 अस्थियों की बनी होती है। कितनी अस्थियों की बनी होती है? 5 अस्थियों की बनी होती। सबसे छोटी अस्थि उससे थोड़ी बड़ी करना है और फिर बड़ी करना है ना। इन अस्थियों के नाम भी हम याद रखेंगे। अभी एक पैर को, कोई से भी एक पैर को ले लेंगे और फिर आप इनके नेम लिख सकते हो। और अंतिम जो अस्थि है उस पर थोड़े इस तरह के नाखून नुमा बनाने। वैसे नाखून नहीं है ना, एक तरह के स्ट्रक्चर है, रोमिल, ठीक है। जैसे ये पैर इधर निकल रहा है, ऐसा ही एक पैर उस साइड भी निकलेगा उधर। अब उधर वाला पैर यहां से दिखा नहीं सकता मैं, तो मैं यहां से दिखा रहा हूं। ये पैर है, डायरेक्ट 3 अस्थियां बनानी है आपको इसमें, ठीक है ना। ये अग्र, इसकी अग्र टांगे हैं। उसके बाद में ये मध्य टांगे निकल रही है इसकी यहां से। सारी तीनों जोड़ी टांगे कहां से निकालनी है आपको याद रखना है? वक्ष से ही निकालनी। कहां से निकालनी? वक्षीय भाग से। ठीक है। जैसे ये टांग आ रही है वैसे ही एक टांग उधर भी जाएगी। पीछे वाली टांग की पूरी अस्थियां हमको दिखेगी नहीं, केवल कुछ ही अस्थियां हमको दिखती है।
ठीक है ना। तो ये 4 टांगे होगी, अग्र 2 जोड़ी टांगे, ठीक है ना। ये अग्र 2 जोड़ी टांगे आगे वाली चारों की बात करें तो अग्र 2 जोड़ी टांगे, पहली और मध्य, है ना। अग्र 2 जोड़ी टांगे ये चलने वाली टांगे होती है, चलने में सहायक। इनकी सहायता से टिड्डा क्या करता है, चलता है, ठीक है ना। चलना ऐसे, है ना। तो चलने के लिए इसमें कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती है, 2 जोड़ी टांगे पाई जाती है। आगे वाली दोनों जोड़ी टांगे क्या होती है, चलने में सहायक होती है। अब एक और अंतिम जोड़ी टांगे हैं इसके पास, जो भी कहां से निकलेगी, यहीं से निकलेगी, ठीक है, बिल्कुल यहीं से निकलेगी। ये हमारी इसकी पहली अस्थि हो गई, ये थोड़ी दूसरी वाली अस्थि, और इसकी फीमर हस्ती मतलब जो तीसरी अस्थि है वो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। वो बड़ी करनी है आपको, वो बड़ी हो जाती है, और इसकी जो उसके बाद वाली अस्थि है वो भी बड़ी हो जाती है। मतलब कि ये दोनों अस्थियां बड़ी हो जाती है, तीसरी और चौथी अस्थि, और अंतिम अस्थि तो छोटी रहती है, टॉर्सस, ठीक है। ये देखो यहां पर ये जो पैर है ये विशेष प्रकार से रूपांतरित हो गया, और इस रूपांतरित पैर को हम क्या कहते हैं, इस रूपांतरित पैर को हम कहेंगे कूदने वाली टांगे, क्योंकि इनकी सहायता से ये टिड्डा क्या करता है, कूदता है। ये कूदने वाली टांगे टिड्डे की, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और चेंज कर दो आप, बिल्कुल ध्यान से बनाना ये डायग्राम, है ना, क्योंकि हो सकता है कि डायग्राम भी आपसे पूछ ले, बुक में दिया हुआ है। और बाह्य संरचना ही हमारे सिलेबस में टिड्डे की बाह्य संरचना ही है, तो वो आपसे टिड्डे के बारे में पूछेंगे, तो हो सकता है कि इनके बारे में पूछ ले, ठीक है। उसके बाद उधर वाला पैर भी होगा सेम ऐसा ही, क्योंकि जोड़ी में पाए जा रहे पैर, तो उधर वाले पैर का सिर्फ हम क्या बना देंगे, मान लो ये पैर आ रहा है उधर से, और फिर ये यहां से ऐसे नीचे जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से बनाना डायग्राम, बायोलॉजी में डायग्राम का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होता है। बस ये है कि डेंटिंग पेंटिंग तो करनी नहीं है, जितना हो सक रहा है उतना बनाना है। ये उधर वाली पैर है, उसकी हस्तियां हैं, ठीक है। तो ये इसके अंतिम अंतिम एक जोड़ी टांगे हैं, अंतिम जोड़ी टांगे। कौन सी टांगे, ये अंतिम जोड़ी टांगे, अंतिम जोड़ी टांगे। और टिड्डे की जो अंतिम जोड़ी टांगे हैं ये कूदने वाली टांगे होती है, ठीक है। इनकी सहायता से ये क्या करता है, कूदता है, तो कूदने में सहायक होती है। टिड्डे की जो अंतिम जोड़ी टांगे है वो किसमें सहायक होती है, कूदने में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो टिड्डे में वयस्क अवस्था में पंख भी पाए जाते हैं, और पंख भी कहां से निकलेंगे, तो आपको याद रखना है पंख भी उधर वाले भाग से निकलते हैं। ये पंख 2 जोड़ी होते हैं वैसे तो, है ना, लेकिन कभी कभी 1 जोड़ी भी होते हैं शुरुआती अवस्था, ठीक है। अब यहाँ 2 जोड़ी बनाएंगे तो कचरा हो जाएगा, आप तो 1 जोड़ी बना देना, है ना, और लिख देना 2 जोड़ी पंख, ठीक है ना। ओके चलो इधर वाले बना देते हैं। जो पंख बनाओगे बिल्कुल ध्यान से बनाना है आपको, ये नाम बाद में लिखना है आप, वो तो मैंने साथ में लिख दिए इसलिए क्योंकि मुझे समझाना भी था, लेकिन आपको तो समझाना है नहीं, तो आप बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये अग्र जोड़ी पंख हो गए, एक इधर है एक उधर भी होगा, है ना। और ये द्वितीय जोड़ी पंख हो जाएंगे, यहां पर ही बना देता हूं मैं। ये पिछले वाले पंख है, दोनों को अलग अलग कर देता हूं। इसके लिए मैं एक मार्कर यूज कर लेता हूं, ये वाला। ये अग्र पंख हो गया, और ये वाला हो गया इसका पश्च पंख, ठीक है ना। मतलब कि 2 जोड़ी पंख है इसमें, अग्र
पंख और पश्च पंख। कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी आपको याद रखना है, टिड्डे में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, अग्र पंख और पश्च पंख। ठीक है, और ये इसकी टिड्डे की क्या हो गई? संरचना हो गई। ये क्या है? टिड्डे की बाह्य संरचना। तो डायग्राम के नीचे आप लिख सकते हो, डायग्राम का नाम टिड्डे की संरचना या बाह्य संरचना। हम सिर्फ संरचना में बाह्य संरचनाएं पढ़ेंगे, आंतरिक तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में है नहीं। टिड्डे की बाह्य संरचना, बाह्य संरचना को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, और आंतरिक संरचना अगर हम पढ़ते हैं तो उसको एनाटॉमी कहते हैं, बाह्य संरचना, है ना। और यहाँ पे अगर एक पैर को अगर हम देखें तो एक पैर में हमको कितनी अस्थियां दिखेगी? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक पैर में हमको, टिड्डे के एक पैर में 5 अस्थियां दिखती है। देख सकते हो आप, पहली अस्थि, दूसरी एंड तीसरी एंड चौथी एंड 5वीं, है ना। ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है पैर थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसे बनाना है। और इसके पैर की इन 5 अस्थियों के नाम भी आपको याद रखना है, जो टिड्डे के शरीर से जुड़े रहती है, वक्षीय भाग से। उस अस्थि का नाम है कोक्सा। क्या नाम है? कोक्सा। दूसरी अस्थि दिख रहा है ना आपको, दूसरी वाली अस्थि जो इससे थोड़ी बड़ी होती है, सबसे छोटी होती है कोक्सा, दूसरी वाली ट्रोकेंडर। और ये वाली सबसे मजबूत और सबसे बड़ी अस्थि है इसकी फीमर। हमारी शरीर की भी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत और सबसे भारी अस्थि फीमर ही होती है, जंगास्थि बोलते हैं जिसको हम, पैर की वाली अस्थि, ये वाली। फिर ये वाली है टीबिया, टीबिया हमारे अंदर भी होती है। और ये है टॉर्सस या टार्सस भी बोल सकते हो आप इसको, बुक में टार्सस लिखा है तो आप टार्सस भी लिख सकते हो। टार्सस मतलब कि टिड्डे के एक पैर में कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, टिड्डे के एक पैर में 5 अस्थियां पाई जाती है, क्रम से कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टीबिया एंड टॉर्सस। आपसे पूछा जाएगा कि कूदने वाली टांगों की कौन सी अस्थियां अधिक लंबी हो जाती है? तो आपको याद रखना है फीमर एंड टीबिया, फीमर एंड टीबिया। कोक्सा एंड ट्रोकेंडर तो वही है, देखो सेम। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। इसके ऊपर विभिन्न रंगों के धब्बे पाए जाते हैं, तो वो धब्बे भी आप बना सकते हो, वक्षीय भाग में भी, उदर वाले भाग में भी ये धब्बे हैं टिड्डे के। ठीक है, और उसके अलावा आप बात करो तो यहाँ पे भी आप इसके सिर में भी थोड़ा सा डार्क पेंसिल से थोड़ा सा भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये टिड्डे का सिर भी इससे भर सकते हो आप, है ना। दोबारा से समझा देता हूं, टिड्डे का जो शरीर है या बाह्य संरचना है वो 3 भागों में बटी होती है, सिर, वक्ष एंड उदर, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। और हेड की बात करें तो हेड पर सबसे ऊपर की ओर एक जोड़ी एंटीना या श्रृंगिकाएं पाए जाते हैं। ये हमारे कानों की तरह का कार्य करते हैं, जैसे सुनने का, दिशा का ज्ञान करने का। उसके अलावा इनके द्वारा ये क्या करते हैं? गंध का ज्ञान भी करते हैं। और भोजन का स्वाद भी अगर इनको पता लगाना होता है तो उसका कार्य भी कौन करते हैं? श्रृंगिकाएं या फिर एंटीना। इनके अंदर जीभ नहीं होती एक्चुअली, हमारे अंदर तो जीभ होती है, और भोजन के स्वाद का ज्ञान कौन करवा देती है? जीभ। लेकिन टिड्डे के अंदर ऐसा नहीं। ठीक है, और बात करें तो टिड्डे के अंदर एक जोड़ी नेत्र होंगे, ये संयुक्त नेत्र होते हैं। इनके ऊपर एक दोनों नेत्रों के ऊपर, एक इधर वाले के ऊपर, एक उधर वाले। सर आप एक ही दिख रहा है डायग्राम, एक पीछे है ना उधर की तरफ, ठीक है ना। तो नेत्रों के ऊपर पाया जाता है उपनेत्र, ऐसे नेत्र कहलाते हैं संयुक्त नेत्र। और यहाँ पर नीचे निचली सतह पर, टिड्डे के सिर की निचली सतह पर क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है, अधोन्मुखी प्रकार का मुख। अधोन्मुखी, अधोन्मुखी का मतलब है निचली सतह पर मुख पाया जाता है। ठीक है, ये इसका सिर हो गया। सिर से जुड़ा हुआ पाया जाता है वक्ष। और वक्ष की बात करें तो वक्ष भाग कितने खंडों में बटा होता है? वक्ष भाग खंडों में क्या मतलब 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र वक्ष, मध्य वक्ष एंड पश्च वक्ष, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, ठीक है ना। और लास्ट होता है मेटाथोरेक्स। ठीक है, इस वक्ष भाग की बात करें तो वक्ष भाग में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं निचली सतह पर। आगे वाले 2 जोड़ी जो टांगे हैं, इसकी 2 जोड़ी पैर है, वो चलने में सहायक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक पैर की निर्माण 3 अस्थियों से होता है, 5 अस्थियों से होता है। कितने अस्थियों से होता है प्रत्येक पैर का निर्माण? 5 अस्थियों से। क्या नाम है उनके? तो आप यहाँ देख सकते हो, कोक्सा सबसे छोटी अस्थि, ट्रोकेंडर, फीमर, टिबिया एंड टॉर्सस। ठीक है, अंतिम जोड़ी टांगों की फीमर एंड टिबिया अधिक लंबी हो जाती है, इसलिए ये टांगे विशेष प्रकार से रूपांतरित होकर किसमें सहायक हो जाती है? कूदने में सहायक हो जाती है। ठीक है, एक जगह से लंबी छलांग लगाकर दूसरी जगह जाता है टिड्डा कूद कर। कौन सी टांगों की सहायता से? अंतिम जोड़ी टांगों की सहायता से। मेंढक में भी ये प्रक्रिया पाई जाती है कूदने वाली।
ठीक है। और अगर टिड्डा उड़ता है तो उड़ने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ये भी कौन से भाग से निकलते हैं, तो आपको याद रखना है वक्षीय वाले भाग से निकलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि उदर वाले भाग से नहीं निकलते ये पैर, गलती से आप यहां मत बना देना। इसका उदर, जो उदर है थोड़ा सा लंबा होता है, और उदर की बात करें तो बाहर शुरुआत से अंतिम की तरफ जा रहे हैं तो पतला होता जा रहा है। और इस उदर की बात करें तो उदर 9 या 10 खंडों में बटा हुआ है। बाकी डिटेल में हम इसके बारे में नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस डायग्राम को कॉपी में नोट करना है, ठीक है, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे, है ना। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हम यहीं तक लेंगे, बाकी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।